बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिलासार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी सियासत में एक तरफ तो पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज का होना और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज करना और उनका ये कहना कि जिस दिन हमारी तहरीक का आगाज़ होने वाला था उसी दिन ही थ्रेट अलर्ट आपको मौसूल हुए और उसी दिन ही आपने दफ़ा 144 का नफाज कर दिया। और इसी बीच में आज मुख्तलिफ़ शहरों में जो लोग निकले, गिरफ्तारियाँ अमल में आईं और उनको एहतजाज से भी रोका गया। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा वाले मामला जो हैं वो मज़ीद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुज़ाकरात हुए उन मुज़ाकरात का कोई हतमी नतीजा ना निकल सका। शाज़िया मरी साहिबा ने कहा कि हमने गैर मशरूत हिमायत का ऐलान नहीं किया और हम वो गैर मशरूत हिमायत कर भी नहीं सकते। उसका एलामिया ये मंजर आम पे आया कि वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटीज़ तश्कील दे दी हैं और वो कमेटीज़ फ़ैसला ये करेंगी कि क्या इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उस पर सिफारिशात मुरतब की जाएंगी और बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन बीच का रास्ता निकालने के लिए क्या अभी कोई चीज़ें हैं मौजूद हैं कि जिनके ऊपर बातचीत की जा सकती है? 92 पे कुछ ही देर पहले शाहिद खकान अब्बासी साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हुकूमत की जो तरजीहात हैं और हुकूमत के जो मामलात हैं वो चलने वाले दिखाई नहीं देते। बहुत सारे लोग और ज़ीरक सियासतदान ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हुकूमत को फिर इसकी समझ क्यों नहीं आ रही है? एक बुनियादी सवाल है। आज इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह भी है और बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया और बेनज़ीर भुट्टो के जो मुखालिफ थे वो भी उनकी बहादुरी के मोतरफ थे और पाकिस्तान में उन्होंने जमहूरियत की जद्दोजहद के लिए जो इक़दाम उठाए वो सलाम के काबिल हैं। सलाम अक़ीदत हम पेश करते हैं बेनज़ीर भुट्टो को। बात का आगाज़ करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कल की मुलाकात और उस मुलाकात का एलामिया भी मुबहम सा जारी होना और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी कह देना कि हमने गैर मशरूत हिमायत का ऐलान नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासिर साहब, एक बात तो मैंने कल भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ, आपकी सुई उसी बात पे अटकी हुई है। चले राना साहब, आपकी फिर बात बढ़ने से पहले फैसल वावडा साहब की गुफ्तगू सुनते हैं जो आपकी बात से मुमासलत रखती है। वावडा साहब ने बजट के हवाले से क्या कहा है वो ज़रा मुलाहिजा कर लें। किसी सूरत में कोई रोक नहीं सकता। मैंने जैसे आपसे अर्ज की है कि डंके की चोट पे ठोक बजा के बजट भी पास होगा और डंके की चोट पे ठोक बजा के प्राइवेटाइजेशन भी होगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। इस पे तरह डंके की चोट पे बजट पास होगा और प्राइवेटाइजेशन भी होगी। जी राना साहब, अब बोलिए। यासिर साहब, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा, सब मामले तय हैं, सब कुछ तय है। कभी खुशी कभी गम वाले साहब नहीं होता जो, ये वो है। कभी गम इस बात पे होता है कि जनाब हमें ज़्यादा नहीं पूछा गया और खुशी इस बात पे होती है जनाब अब हमें बुला लिया गया है। सब मामला तय है। वो यार ये कौन सा बाईकाट है 4 बंदे भेज देने? ये क्या आपने कल नहीं देखा? हसन मुर्तज़ा साहब हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं। सुबह उनकी ट्यून और थी, रात को ट्यून चेंज हो गई उनकी। आपको समझ नहीं आ रही कौन सी? आप कहते हैं कि आखिरी हद तक वो चले जाएंगे, फिर कोई नहीं है। आज की तमाम अखबारात, तमाम की तमाम अखबारात उठा लें, इंग्लिश उर्दू तमाम अखबारात उठा लें, क्या है? बजट मंजूर कराएंगे, हुकूमत का साथ देंगे, सब मामला तय हो गए। अब दरअसल अवाम हमारी है ना, इसे बनाते हैं सारे पागल। मैं दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, टीवी पे बैठे हैं हमने करना है, तो वो पागल बनाते हैं। अवाम को पागल बनाया जा रहा है कि जनाब नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बजट मैंने आपसे कहा था पास होना है, या आखिरी बजट हो या पहला बजट हो, बजट पास होना है। और दूसरी बात आप जहन में रखिएगा एक चीज़, ये जो कह रहे हैं नचकारी होनी है फैसल वाडा साहब की, एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, दूसरी बात से मैं कहता हूँ कि नचकारी पे बहुत से मामला ऐसे उलझने हैं कि इन्होंने उलझते उलझते इतना उलझ जाना है कि उस उलझी हुई चीज़ से निकल ही नहीं सकना। इनके सारा कुछ इनके हाथ से निकल जाएगा, इक़्तिदार समेत, लेकिन ये नहीं कर सकेंगे। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते आज की जो सबसे बड़ी खबर है ना यासिर साहब, उसको कोई टीवी चैनल डिस्कस नहीं कर रहा, कोई टीवी चैनल। इद्दत ने कहा केस नहीं यार, ये भी छोटी खबर है। सबसे बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ की अहमियत को मानकर, तहरीक इंसाफ को जमात तस्वुर करके, इस बात को मान के कि ये पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है,
इसके बगैर मुआशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आज चाइना के जो बड़ा एक डेलीगेशन आया था, उसमें तहरीक इंसाफ के 2 अफराद मौजूद थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र और रऊफ़ हसन साहब। ये लोग कहते थे जनाब ये फसादी हैं, ये कहते जनाब हम तो इनको मानते ही नहीं, हम तो इनको रखने नहीं चाहते। और रऊफ़ हसन साहब के मतलब क्या क्या इस्तेमाल होते थे अल्फाज, याद है आपको? आज उस मीटिंग में उनको बुलाना खुशी से, मजबूरी से, हुक्मन या किसी की डिमांड से, मैं उस तरफ बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा, मेरे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है। आए आज वो बैठे, मौलाना साहब को तो ये अक्सर बुला लेते हैं, बाकी सियासी जमातों को भी बुला लेते हैं। अख्तर मेंगल साहब नहीं थे गलबन, मुझे नज़र नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज तहरीक इंसाफ थी, तकरीर हुई, बात हुई, ये इंटरनेशनल में पैगाम गया कि पाकिस्तान के एक बड़ी सियासी जमात को पाकिस्तान के कौमी अहम तरीन मसले पर, सी पैक के मसले पर जनाब उनकी राय ली गई है, उन्हें बिठाया गया है। और तहरीक इंसाफ ने ये जीता, ये साबित किया कि आज वो बैठे हैं। उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं भाई ये चाइना का डेलीगेशन आ रहा है, हम नहीं बैठेंगे, हम इस पर इनके खिलाफ जाएंगे। उन्होंने कौमी मफाद में बैठकर उन्होंने भी ये साबित किया कि जनाब हम कौमी मफाद में, हमें कोई सियासत नहीं, कौमी मफाद की खातिर हम एक जगह पे खड़े हैं। और ये है सबसे बड़ी खबर कि तहरीक इंसाफ को मान लिया गया। ये जो तहरीक इंसाफ को माइनस, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने, तहरीक इंसाफ के फलाह करने, होता भी रहेगा ये कोशिशें, लेकिन इस हकीकत को आज तस्लीम कर लिया गया ना यासर साहब, और तस्लीम करके बुलाया गया, उनसे तकरीर करवाई गई, और उन्होंने वहाँ पर कोई सियासी बात नहीं की, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की। उन्होंने वहाँ पर यह नहीं कहा कि जनाब ठहरे पहले हमारे मसले हल करें, नहीं भाई। पाकिस्तान के सी पैक का मामला था, उन्होंने खुल के बात की। जो बड़ी बात चाइना की तरफ से हुई है ना यासर साहब, आज मुझे नहीं पता कि टीवी चैनल्स क्यों इस पे बात कर रहे हैं, वो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर जो हैं वो इस पर आवाम को, लोगों के खदशात को दूर करें। जो कुछ लोग खदशात पैदा करना चाहते हैं कि बराबरी की सतह पे चीज़ें नहीं मिल रही। और फिर उन्होंने इस बात का भी, ये बात भी की, कुछ गैर मुल्की कुव्वतें इस सी पैक के खिलाफ हैं। आज एक तो बड़ा पैगाम गया कि तमाम सियासी जमातें इस पाकिस्तान के लिए एक है, और जिसमें सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ कि अहम रोल अदा किया उस सियासी जमात ने जिसके लोग गिरफ्तार हैं, जिस सियासी जमात पर इंतहा दर्जे की पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जिस सियासी जमात के कारकुन को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल नहीं है, जिस सियासी जमात के कारकुनों को चांद रात को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिस सियासी जमात के कारकुनों का इकट्ठे होना जुर्म बन चुका है, और जिस सियासी जमात के लिए गाना गाना भी जुर्म बन चुका है। तो फिर आज उसका वहाँ पे बैठना और ये सारा कुछ करना, इस पे तो आप यार दाद दें ना यासर साहब। खबर तो भरी ये है, आप बाकी ये इद्दत केस सबको पता है ये ख़त्म हो जाना है। साइफर उड़ गया, इद्दत केस तो अहमियत ही कोई नहीं रखता यार, कोई अहमियत नहीं रखता। आज तो इद्दत केस में सारा कुछ खुल गया, पहले ही खुल चुका था, आज मज़ीद सारी चीज़ें हो गई। दूसरा, आज आप गौर करें ना ज़रा, आज तो सलमान अकरम राजा को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है ना। आपको पता है कि उनके हलके में कारकार तलब कर लिया गया 45, 46, 47 ओरिजिनल। अब क्या बनेगा? किसी को गंदा होने का डर है इस अगला इलेक्शन तो है ना यासर साहब। एक चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें, अभी आपने कहा कि शाहिदा खान अब्बासी साहब कहते हैं कि हुकूमत नहीं चलेगी। अच्छा, ये बातें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों लोग कह रहे हैं। और जब क्रिकेट का टूर्नामेंट आता है ना यासर साहब, तो स्पोर्ट्स चैनल उस वक्त चलते हैं, और सियासी जमातें उस वक्त बनती है जिस वक्त उन्हें पता हो कि 2 से 4-6 माह में इलेक्शन होने वाले हैं।
और ये जो शाहिदा खान अब्बासी साहब ने फौरी तौर पर सियासी जमात बनाना शुरू कर दी है और ये फौरी तौर पर ये सारा कुछ होना शुरू हो गया, तो इससे नज़र आता है इलेक्शन होने वाले हैं। वो जो कह रहे हैं इसके पीछे उन्हें कुछ नज़र आ रहा है, तो सियासी नहीं तो 5-5 साल पहले कौन सियासी जमात बनाएगा भाई, किसके पास होगा? ये सियासी जमातें आपके यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इस्तेहकाम पाकिस्तान इलेक्शन से पहले बनी, कोई 2 साल पहले नहीं बनी, अचानक बनी ना जी। तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन अचानक से बन गई, तो इसी तरह ये भी बन गई। इसका तो मतलब पुरानी पार्टी है, लेकिन वो मंजर आम पे अचानक से आई, वो इस वजह से कि उन्होंने लेटर हेड उनका इस्तेमाल कर लिया था। पार्टी तो पुरानी है, लेकिन मुर्दा घोड़ा। सुभान अल्लाह, कौन सी पार्टी पुरानी है? तहरीक जिनके लेटर हेड पे जमा करवाया गया आ गई ना मेरी जान जी, इलेक्शन में आए ना। पुराने तो आप और मैं भरे हैं, लेकिन जब सामने आएंगे पता तो उसी वक्त लगता है ना। ये 2-3 चीज़ें जो है ना, खबरें तो आज की असल देखें तो ये खबरें हैं, और उसके बाद रंदी रूंदी ताड़ी जमात, आपकी पसंदीदा जमात का बेड़ा गर्क कर दिया पसंदीदा शख्सियत ने, साबिक गवर्नर सिंध ने। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें जो उन्होंने इंकिशाफात किए हैं, अगर वो सच्चे हैं, अगर वो इंकिशाफात सच्चे हैं ज़ुबैर साहब के, तो फिर इसका मतलब है कि चचा के साथ गेम हो गई। यासर साहब, तहरीक-ए-इंसाफ के साथ तो हुई सो हुई, घर के अंदर भी गेम हो गई। और वो खुद कहते हैं कि मुझे फिर शहबाज शरीफ साहब ने पूछा, कहा है ना उन्होंने, सर सुना ना आपने? जी जी सुना। तो अगर वो बात झूठी है तो फिर अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से तरदीद नहीं आई। आई है तरदीद? आई है कोई तरदीद? उस पर कोई बोलना ही नहीं चाह रहा। कोई वही कह रहा, कोई तरदीद आई हो, किसी ने कहा हो कि नहीं 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 आप ये झूठ बोल रहे हैं, इसकी बात में कोई हकीकत नहीं है, ये इस तरह नहीं इस तरह है। और इससे तकवीयत किसको मिली? तहरीक-ए-इंसाफ को। इससे बयानिया किसका मजबूत हुआ? बानी तहरीक-ए-इंसाफ का। ये तो बड़ी क्लियर सी चीज़ होगी। और भाई अब आप देखें कि अब आपको चंद दिनों बाद बहुत कुछ तब्दील होता नजर आएगा। इतनी मैंने कहा था ईद के बाद हर रोज़ आपको एक नई खबर मिलेगी, देख लें आप, हर रोज़ एक नई खबर है, मासवाई उस दिन जिस दिन अदालती छुट्टी होगी। अगर मामला खैबर पख्तूनख्वा के देखे जाएँ और पंजाब से उसका मवाजना किया जाए, तो पंजाब से मवाजना करते हुए हमें ये मालूम पड़ता है कि पंजाब में जो खर्च हो रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहा। तो क्या उसकी बुनियादी वजह यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खर्च कर नहीं रहे, या उनमें कैपेसिटी नहीं है, या उसके पीछे वजूहात कुछ और है, उनसे खर्च करवाया ही नहीं जा रहा, या कोई करवाना ही नहीं चाहता, कोई डिलीवर नहीं करवाना चाहता? ये एक सवाल है, और ये समझने की ज़रूरत है कि मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ सूबे जो हैं वो जिनकी हुकूमत वफाक में नहीं होती वो इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो वो जो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न्स हैं, या फिर वहाँ पे सियासत हो रही है? अब इसको क्लियर करते हैं कि असल मसाइल हैं क्या जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, और उस पर वफाक का किरदार क्या है। इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब, आपने भी ये कहा कि पंजाब को पैसा दिया जा रहा है, KP को नहीं दिया जा रहा। अली अमीन गंडापुर साहब भी कहते हैं आप पंजाब को बिजली दे रहे हैं, KPK को उसकी कैपेसिटी के मुताबिक नहीं दे रहे। इसके पीछे वैलिड रीजंस कौन सी हैं कि आपको ये लगता है कि पंजाब के मुकाबले में आपके साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एहसास महरूमी जो है ना, ये बहुत बड़ा जो वो होता है, नुकसान होता है, वो नुकसान है मुल्क का। अब जो एतमाद साजी है वो तब बहाल होगी जब आप चारों सूबों के साथ आप यकसां सलूक रवा रखेंगे। अगर चारों सूबों के साथ इसी तरह सलूक होता है कि उनके जो बकायजात हैं या जो उनके जो शेयर बनते हैं, अगर उनको सबको नहीं मिलते तो हम कहते हैं कि यार ये ठीक है, सबको नहीं मिल रहा है। लेकिन आप देखें कि हमारे जो सिर्फ नेट हाइडल प्रॉफिट का अगर आप देखें तो 1600 अरब रुपए इस वक्त बन चुके हैं हमारे, जो CCI से अप्रूव्ड है, वो वफाक के जिम्मे है। अब आप पैसे नहीं दे रहे हैं, और फाटा को जम किया गया है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, उनके जो तनख्वाहें के पैसे हैं वो नहीं मिल रहे पूरे। तो अमन अमान की सूरत हाल भी आपको पता है कि सर उठा रही है।
फिर बीच में शदीद गर्मी है, लोड शेडिंग, आवाम को भी रोज़ाना हम जो है ना अमन अमान के सूरत-ए-हाल का हमें सामना रहता है, क्योंकि जगह जगह से जुलूस निकलते हैं। जो वापडा के एसेट्स हैं उनको भी महफूज करना है। तो एक तरफ ये कि जो वापडा है वो भी तावन नहीं कर रहा है, वफा की हुकूमत है वो भी तावन नहीं कर रही। तो आप मुझे बताएं, जब आप दीवार से लगाएंगे तो उसका जरूर फिर उसका रद्द-ए-अमल होता है। अली अमीन गंडापुर अगर कुछ बात कर रहे हैं तो वो सूबे के हकूक की बात कर रहे हैं। उन्होंने कल भी कहा है कि वापडा के एसेट्स हमारे एसेट्स हैं, कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन अगर कोई MPA, कोई MNA लीड कर रहा है जुलूस को, जाके वहाँ आराम से बटन ऑन करता है, तो इसका मतलब ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जुलूस है, लोग हैं, ये मुश्तइल ना हो। अगर हम इसको लीड नहीं करेंगे और ये लोग इसी तरह हो गए तो फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये बात समझने की कोशिश होनी चाहिए। और ये हर जगह आपको पता है कि मूव होता है तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम बार बार जो अली अमीन गंडापुर साहब को गुस्सा आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जी एक तो हमें आप पैसे नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हम ना हक दे रहे हैं, ना हमारे साथ जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरी भी नहीं कर रहे हैं। अवैस लगारी साहब पानी बिजली के वफाकी वजीर हैं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, दोनों ने मिल बैठ के अली अमीन गंडापुर साहब उनके साथ बैठे, सारे मामला तय हुए, कमिटमेंट हुई कि ये शेड्यूल जारी होगा। वो शेड्यूल जो है वो मिला और खैबर पख्तूनख्वा ने उसे जारी किया, लेकिन उस पर अमल दरअमल नहीं हुआ। तो ये भी एक सुबकी उठानी पड़ रही है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब आप जा रहे हैं, बार बार उनसे मिल रहे हैं, आपकी बात ही नहीं मानी जा रही। तो एक देखिए, एक सूबे के अवाम ने मैंडेट दिया है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सूबाई हुकूमत हमारे मसाइल हल करेगी। तो जहाँ देखिए हमने हेल्थ कार्ड दिया हुआ है, हेल्थ कार्ड जो है तकरीबन 5 अरब रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। बेचारे लोग हैं, गरीब, उनका इलाज हो रहा है। अब जाहिर है अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे या बकायजात नहीं देंगे, सिर्फ ये ताने देंगे कि जी सूबे ने तो कर्जे लिए हैं, कर्जों पे चल रहा है, तो कर्जे तो हमारे ऊपर है, लेकिन 550 अरब रुपए का कर्जा है हमारे जिम्मे और हमारे 1600 अरब आपने दबाए हुए हैं, तो आप हमें दें, हम तो कर्जा फ्री सूबा है। तो ये सारी चीजें हैं कि हम कहते हैं कि जी अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं है। शौकत साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने 2 दिन से हम भी प्रोग्राम में खुल के बात कर रहे हैं KPK की, और KPK को उसका हक मिलना चाहिए, एहसास महरूमी दूर होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, सारी गेम के पीछे कोई ऐसी सियासी कुव्वत तो नहीं है कि जो चाहती है कि यहाँ पर दंगा फसाद शुरू हो जाए, सरकारी इमलाक पर हमले शुरू हो जाए और उसकी आड़ में कुछ और कर दिया जाए? देखिए, बदकिस्मती से इस मुल्क में हुआ है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, हम तारीख भी गवाह है कि जब आपने जमहूरियत की तलपट करना होता है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स सामने आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना, अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल उनके ऊपर भी प्रेशर है, उनके ऊपर KPK के अवाम का प्रेशर है। वो कहते हैं जी हमारे मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मिलके अगर आप सूबे को उसका हक भी नहीं देंगे, आप उनके साथ कमिटमेंट भी पूरी नहीं करेंगे, तो आप मुझे बताएं कि दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। हम तो देखें, हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किस्तों में दे दें, हमें थोड़े थोड़े करके दे दें, जिस तरह PTI करती थी। 3 अरब रुपए वो माहाना देती थी हमें। तो हमारे जो इश्यूज थे, जो तरक्याती काम थे, वो चलते रहे, कभी रुकावट नहीं आई उसमें। लेकिन आप एकदम आप सब कुछ रोक देते हैं, आप कर्जे भी ले रहे हैं और कर्जे लेने के बाद आप खैबर पख्तूनख्वा को उसका शेयर भी नहीं दे रहे हैं। फिर फाटा देखें ना, साबिका फाटा जो है वो पूरा एक खैबर पख्तूनख्वा के बराबर तो वो भी है, अब वो भी है, और उसको आप उस तरक्की नहीं हो रही है जिस तरह उसको डिमांड थी उनकी, क्योंकि पैसा नहीं है। PTI के दौरे हुकूमत में सिंध भी ये क्लेम करता था कि हमारे वाजिबात नहीं दिए जा रहे, सिंध भी ये क्लेम करता था कि लोड शेडिंग के मसाइल का हमें भी सामना है। लेकिन सवाल ये है कि अब मौजूदा सूरत हाल में आप उस सिंध से क्या मज़ीद मुश्किलात का शिकार हैं, या फिर वो सियासत थी और ये जेन्युइन मसाइल? देखिए, सिंध हुकूमत का अभी आप देखें ना कि सिंध की जो पीपल्स पार्टी है वो मरकज में बैठी हुई है ना, और बिल्कुल उस बार्गेनिंग पोजीशन में बैठी हुई है। लेकिन क्या सिंध के मसाइल हल हो गए? ये ऐसे मसाइल हैं कि देखिए, वहाँ एक अलग इशू था हमारा, चूंकि हम उस वक्त भी इमरान खान जाते थे सिंध के अंदर, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो एक अलग जंग थी कि जी MQM कुछ और चाहती थी, पीपल्स पार्टी कुछ और चाहती थी।
वो उन चीज़ों में, झगड़ों में सारा वक्त ज़ाया हुआ। तो मेरे ख्याल से सिंध भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है जिस तरह केपी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, या पंजाब उस तरह इम्पोर्टेंट है। ये कहना कि जी पंजाब को मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा है, उस पर हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अगर मरियम नवाज आए रोज़ कोई वो इफ्तिताह कर रही है और रोज़ कह रही है कि जी आप ये मसला स्टार्ट कर रहे हैं, वो उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब है कि वफाक उसको सपोर्ट कर रहा है। तो फिर बाकी सूबों को क्या ये हमें सजा मिल रही है कि जी लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है? ये लोगों में एहसासी महरूमी हो रही है। मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये चीज़ खतरनाक है। एहसासी महरूमी जो है ना, ये सबसे बड़ा खतरा होता है किसी भी उसके लिए। देखिए, अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है तो जमहूरी अंदाज में सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप देखें ना कितना बड़ा डिफरेंस है कि आप लाहौर के अंदर आप मुजाहरा नहीं कर सकते, अटक से पार उस तरफ मुजाहरा नहीं कर सकते। करेंगे तो आप मुकदमे होंगे, गद्दारी होगी, FIR कटेंगे, जेल जाएंगे। क्यों? वहाँ पे जमहूरियत ही नहीं है। जमहूरियत ख़त्म कर दी आपने, लोगों की आवाज़ सब कर दी है। आप किसी के इंसानी हकूक़ की आप पासदारी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम भी इस तरह खामोश बैठ जाएं, मतलब हम भी कोई आवाज़ ना उठाएं। ये अली अमीन गड्डापुर जो कुछ कर रहा है, क्या वो बिल्कुल खामोश बैठ जाए? इसका फायदा किसको होगा? लोग तो देखें ना, लोग तो अपने मसाइल का हल चाहते हैं। आप पैसे बंद कर देंगे वो सूबाई हुकूमत के ऊपर, तो सिर्फ ये तो नहीं है ना कि आप कहेंगे जी हमारे पास पैसे नहीं है। भाई पैसे नहीं है तो फिर पंजाब में कैसे तरक्याती काम हो रहे हैं? वहाँ भी अगर ऐसे अगर ऐलानात ही करने हैं, आपने झूठे ऐलानात कर रहे हैं, तो आप हमें चुपके से बता दें कि हम ये ऐलानात झूठे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए। शुक्र यूसुफ साहब, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि उस पर आपकी राय लेना चाहते हैं कि आज तहरीक इंसाफ के अली ज़फ़र साहब और रऊफ़ हसन साहब को बाकायदा हुकूमती उस मीटिंग में मौजूद थे जहाँ पे चाइना का वफ़द आया, और ये बड़ी अच्छी बात है। तमाम सियासी जमातें थीं और तहरीक इंसाफ का भी वहाँ होना और फिर एक यकजहती का मुजाहरा करना। क्या आपको आने वाले वक्त में ये यकजहती बढ़ती हुई नज़र आ रही है? क्या दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, जहाँ तक चीन का बात है, चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो तो कोई भी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती कि आप चीन के साथ मामला बिगाड़ें या उनको नाराज करें। इसी तरह सऊदी अरब है। तो कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हमारे बड़े क्लोज रिलेशंस भी हैं और बड़े एतमाद के ताल्लुकात हैं, तो वो तो किसी तौर पे भी शटर्ड नहीं होने चाहिए, चाहे वो जिसकी भी हुकूमत हो। तो मेरे ख्याल से इस कंटेक्स्ट में देखा जाना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। अगर पीटीआई उसमें शामिल हुई है तो मैं उसको अच्छा समझता हूँ, क्योंकि जो सीपे का वो है, वो तो सारी जमातों उस पर एग्री हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। और मेरे ख्याल से जितना जल्द मुमकिन हो सके वो होना चाहिए, क्योंकि सबसे जो कामयाब पोर्ट होगा वो गवादर पोर्ट होगा। आप देखें कि जो दुबई का वो है, वो इतना वो पड़ रहा है उनसे, चाहे 3 से कई 100 किलोमीटर की बात है। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि अगर गवादर जल्दी मुकम्मल हो, साथ सीपेक के तमाम लवाजिमात पूरे हो, तो इससे पाकिस्तान उठेगा, तरक्की करेगा। लेकिन बदकिस्मती मैं आपको बताऊं, साथ साथ ये भी चल रही है कि इस वक्त देखें ना, फोकस ये होता है कि जी IMF से कर्जा ले लें, और IMF से कर्जा ले लें, आवाम को मार दें। देखिए ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपने आवाम का भी ख्याल रखना है, लेकिन इन हुक्मरानों को इसकी फिक्र ही नहीं है। आए रोज़ बिजली महंगी कर रहे हैं, इनको शर्म ही नहीं आ रही है। लोग बल्ब जलाने के वो नहीं कर सकते, ऊपर से ये झूठ बोलते हैं कि जी देखें ये तो लाइन लॉसेस हो रहे हैं। लाइन लॉसेस का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है, बिजली चोरी हो रही है। भाई आपने जब इतने बड़े बड़े मंसूबे किए थे और आपने जो वायदे किए थे IPPs के साथ, तो आपने कैपेसिटी, जो जनरेशन कैपेसिटी आपकी, वो कितनी थी कि आपने इतने बड़े बड़े वायदे कर लिए? जो अरबों रुपए आपको देने पड़ रहे हैं चार्जेस के, कैपेसिटी चार्जेस के, तो वो आवाम से उसका कचूमर क्यों निकाल रहे हैं? गलतियां तो आपने की हैं, कौम से माफी मांगे। आपने क्यों इस तरह के वायदे किए जब आपके पास तकसीम कार नहीं है? आप बिजली को उस तरह स्टोर नहीं रख सकते, उसको तकसीम करने के लिए आपके पास अपग्रेड नहीं किया आपने लाइनों को, तो आपने क्यों वायदे किए थे? आपने कितना अरसा गुजर गया उसको, वो मुसलसल पाकिस्तान उसी वजह से तो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था कि आपके पैसे जाया हो रहे हैं, तरक्की पे पैसे नहीं लग रहे हैं। शौकत यूसुफ साहब, एक आखिरी सवाल ये है सर के पंजाब में दफ़ा 144 है, PTI जो है वो मुल्कगीर तहरीक का ऐलान कर चुकी है कि खान साहब की रिहाई के लिए वो तहरीक चलाएगी। अगर पंजाब में इजाज़त नहीं मिलती तो फिर क्या KP से इस्लामाबाद तक का सफ़र होगा?
देखिए, मैं तो इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ, क्योंकि इन्होंने पुलिस स्टेट बना दिया है पंजाब को, और ये खौफ है मरियम का, और कि वो एक पुरअमन, यानी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में आज हुए, मैंने खुद लीड किया है शांगला में, बहुत बड़ी रैली हुई, लेकिन देखिए पुरअमन रैली हम मुतालबा ही कर रहे हैं ना, बाकी हमारे केसेस उसमें अदालतों में केसेस चल रहे हैं, हम अदालतों को फेस कर रहे हैं। तो बाकी तो देखिए, हम तो रैली के जरिए कोई इमरान खान को बाहर तो नहीं ला रहे हैं, हम तो अपना डिमांड कर रहे हैं जो जमहूरी मुल्कों में होता है। अगर आप इसकी इजाजत नहीं देते तो इसका मतलब है आपको खौफ है, और उस खौफ की वजह से आप इतने परेशान हैं कि जी ये होगा क्या। देखिए, इमरान खान ने एक दिन तो आना है बाहर, अल्हम्दुलिल्लाह। वो उनको सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, वो बीमार नहीं पड़ रहा है। बड़ी तकलीफ क्या है कि वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। वो बार बार खुद आके मिनिस्टर साहिबान कहते हैं वो तो जी एनआरओ मांग रहे हैं। भाई किससे मांगा है एनआरओ, और किससे 6x7 के जो आपने दिया है कमरा दिया हुआ, उसमें कूलर लगा के दिया है, तो क्या सरदारी और नवाज शरीफ के लिए ऐसे नहीं लगे थे? तो ये तो बिल्कुल आवाम को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। दफा 144 आप क्यों लगा रहे हैं? क्या हम कोई कब्जा करने आ रहे हैं? हम तो देखिए पुरअमन एहतिजाज है हमारा आके, और इस तरह के मेरे ख्याल से ये सबको देखना पड़ेगा। हम अदालतों में जरूर इसको चैलेंज करेंगे। हमारे पास यही एक रास्ता रह गया कि ये तो बिल्कुल इंसानी हकूक की वायलेशन है। आप इज़हार राय की आज़ादी को सल्ब करना चाहते हैं, तो ये कैसी हुकूमत है, इतनी खौफजदा हुकूमत है कि ये सिर्फ अपने पुरअमन एहतिजाजों से भी घबरा रही है। तो मेरे ख्याल से पुलिस गवर्नमेंट तो ये है नहीं, क्योंकि ये खुद तो नहीं आए। हुकूमत पुरअमन एहतजाजों से भी घबरा रही है, और हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किसी को एहतजाज के लिए निकलने दें, और आप जो है वो अपना पुरअमन एहतजाज जो है वो रिहाई तक जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब इस वक्त देने के लिए। सूरत हाल इस नहज तक पहुँची हुई है कि मुज़ाकरात भी होते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के बाद फिर भी बातें इस तरह बयान की जाती हैं कि जिस तरीके से मुज़ाकरात करने के कोई मकासद ही नहीं थे, और उसके पस पर्दा के हक़ाइक़ कुछ और हैं। वफाक की सतह के ऊपर एक दूसरे से मुज़ाकरात, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो नून लीग के साथ उनकी कुर्बतें बढ़ रही हैं। तो उसके पीछे कितनी हकीकत? राना साहब, कहा जा रहा है कि मौलाना के भाई जो हैं वो कमेटी की सरबराही फिर मिलेगी, कुर्बतें कम हो रही हैं। उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया ताउर रहमान साहब ने। क्या ये हुकूमत के साथ कुर्बतें बढ़ रही हैं या हुकूमत बढ़ाना चाह रही? मेरे पास इतला ये है कि ऑफ़र की गई थी बलूचिस्तान में वज़ीर आला, जिसकी एक बड़ी शोर मचा था कि वज़ीर आला तब्दील हो रहा है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और कुछ वजारतें, कुछ कमेटियों की चेयरमैनशिप। लेकिन मैं आपको ये मुसद्दका आपको इतला दे रहा हूँ, मुसद्दका इतला, मौलाना साहब नहीं माने। और मौलाना साहब देखिए, ये जो चेयरमैनशिप होती है ना सेनेट के अंदर कमेटियों की, ये एक आम सी बात है, ये हर सियासी जमात को मिलती ही मिलती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत की कश्ती में बैठ जाएंगे, तो ये कागज़ पकड़ के लिख लें, वो हुकूमत की कश्ती में बैठेंगे नहीं, पीपल्स पार्टी हुकूमत की कश्ती से निकलेगी नहीं। दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, पीपल्स पार्टी हुकूमती कश्ती से निकलेगी नहीं, मौलाना हुकूमती कश्ती में बैठेंगे नहीं। अब मौलाना साहब की जो कमेटी है, जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, तो वो इस बात की इजाज़त देती है, और मौलाना साहब को भी इस बात की समझ आ गई है कि उन्होंने जद्दोजहद अब जो की उसमें उनके हिस्से कुछ नहीं आया, और जो लोग उनसे जद्दोजहद करवाते रहे वो सारा कुछ लेकर चले गए। तो ये मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई ऐसा हो। ऑफ़र्स होती हैं, डील होती है, डील की कोशिशें होती हैं, वो कौन सी सियासी जमात है जो डील नहीं करती? हम एहतजाज की बात कर रहे थे, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद ने लेटर लिख दिया है बानी चेयरमैन को, तहरीक इंसाफ के बानी को, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को, और कुछ उनके करीब तरीन लोगों को जो मुलाकात करते हैं उनके तक पैगाम पहुँचाया है कि किस किस शहर में कौन कौन सा लीडर जो है वो किस के लिए काम कर रहा है, और रैलियाँ किस तरह नहीं निकाल रहे, रैलियाँ किस तरह
निकालनी चाहिए, किस तरह कारकुनों को मुनज़्ज़म करना चाहिए, कौन क्या नहीं करना। बल्कि मेरे पास एक फुटेज आई, मेरे पास मौजूद है फुटेज, मैं हंस रहा था उस फुटेज को देख के कि एक बड़ा ज़िम्मेदार शख्स जो है वो भी कुछ 40 लोगों के साथ जा रहा था। इस तरह सियासी जमातों के रहनुमाओं की तहरीकें नहीं चलती। तहरीकें चलाने के लिए आप देखें, पिंडी में लोग निकले ना, गिरफ्तारियां बिल्कुल हुई, बिहारी में निकले गिरफ्तारियों हुई, सियालकोट में निकले, जंग में निकले, कोई शहर है जहां पे लोग निकले। मैं लाहौर में मैंने देखा बड़ा अच्छा जुलूस निकाला इजाज भुट्टर और यासर गिलानी ने, मेरी तवक्को से कई गुना अच्छा जुलूस निकाला। नहीं निकला तो उन लोगों से नहीं निकला जुलूस जिन्होंने वैसे जुलूस निकाल दिया, ओहदेदार है वो। और सुनने में आया, खबर आपको दे रहा हूं कि तब्दीली होने लगी है। ऐसे तमाम लोग जो ये खुद किसी को फ़ोन करके कहते हैं मेरे घर छापा मार लो, ये ना आएगा सुबह मैंने जुलूस करना भाई, ऐसे भी हैं। मैं आपको एक खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून का दौर था, तहरीक निजात थी, मैं आई विटनेस हूँ इस बात का। तो एक शख्स जो है उसने, मैंने एक जगह से गुजर रहा था, उस वक्त टीवी नहीं हुआ करते थे, अखबारात हुए थे, तो मैंने 4 फोटोग्राफर खड़े देखे, तो मेरे दफ्तर के पास ही थे वो जिस अखबार में मैं काम करता था। मैं भी खड़ा हो गया, मैंने देखा एक शख्स आया गाड़ी में, बड़ा मारूफ शख्सियत है इस वक्त भी वो, और वो नीचे उतरा है। उस उतरते ही उसने फ़ोन किया, एक पुलिस की गाड़ी आई है, वो खड़ी हुई है, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ा है, उसने ऊपर चढ़ के इस तरह उंगली का निशान बनाया है, सब फोटोग्राफर से टक 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 तस्वीरें उतारी हैं, वो उसको लेकर चले गए हैं। मैं कहा यार ये कैसी गिरफ्तारी है? उन्होंने कहा जनाब गिरफ्तारी ये उस वक्त थी जब मियाँ साहब वापस आ रहे थे ना, तो इसी दिन मियाँ साहब कहते हैं ना कि जो मैं क्या कि कदम और ये नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखा कोई भी नहीं थी। तो ये उस वक्त का वाक़या। बहुत से लोग गिरफ्तारियाँ खुद दे देते हैं और मिली भगत से देते हैं, पुलिस के साथ पुलिस के नंबर बन जाते हैं और अपने भी नंबर बन जाते हैं, तस्वीरें भी अखबारात में छप जाती हैं और बल्ले बल्ले भी हो जाता है, आगे के लिए नंबर भी उनके सेट हो जाते हैं और फिर पता लगता है अचानक से उनकी बेल भी हो गई है। और कई ऐसे लोग जिनका कसूर कोई नहीं, उनकी बेल ही नहीं होती, देखा ना आपने। तो यासर साहब, अब सुनने में आया कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी सफाई का अमल शुरू होने लगा है और वो अभी होगा, बिल्कुल अभी होगा। मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ, बिल्कुल अभी होगा। इसलिए अभी होगा कि कारकुनों की डिमांड है और कारकुनों की डिमांड को हमेशा माना जाता है। सफाई के अमल में क्या इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे या इंतज़ामी तौर पे शहरों की सतह के ऊपर जिनको पहले तो जाएगा ज़िम्मेदारान, ये जो अहदेदारान है ना, फिर उसके बाद अगर कोई MP MNA कोई मेंबर होगा वो नहीं कर रहा तो एक वार्निंग लेटर होगा, उसके बाद वो भी फारिग हो सकता है। फिर आखिरी कई लोग ऐसे होते हैं ना, फिर वो आखिरी इलेक्शन होता है उनका। ज़हन नशीन रखें ना, अगर शाहिदा खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये असम्बली चलती नहीं नज़र आ रही, तो फिर जहन में रखें असम्बली नहीं चलनी तो उन्होंने अकेले के असम्बली में इचार डालना है। जब टूटेगी तो सारे घर जाएंगे। फिर कोई ये समझे कि मैं बच जाऊँगा कि मैं फ़लाँ जमात का हूँ, नहीं, असम्बली डिज़ॉल्व हो तो सारे घर जाते हैं। और ये बदकिस्मती ये है कि ये पाकिस्तान की वाहिद असम्बली है जिसके 100 दिन बाद ही लोग बातें करना शुरू हो गए हैं कि ये हुकूमत नहीं चल रही। और खाली तहरीक इंसाफ को तो छोड़ देना, साइड पे कर दें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को साइड पे कर दें। ये बात कौन कर रहा है? ये बात मुस्लिम लीग नून के साबका लोग कर रहे हैं। ये बात जो है वो फारूक सत्तार की तकरीर से निकल आती है, ये बात जो है ज़ुबैर अहमद के गुफ्तगू से निकल आती है, ये बात मुफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू से निकल आती है, ये बात जो है खोकर साहब की गुफ्तगू से निकल आती है। मारूफ तरीन तज्जियाकार भी यही बात कहते हैं। तो भी पीछे रह के जाता है। चले इसी बात में और भी इजाफत डालते हैं। GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा हमें ज्वाइन कर। बानो साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सायरा बानो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है गैर मशरूत हिमायत नहीं करेंगे जी। हमने वाज़े तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बता दिया क्या ये, और फैसल वावड़ा साहब कहते हैं कि डंके की चोट पे बजट पास होगा, जो कोई मर्जी कर ले। पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त मूव है उसके पीछे की हकीकत क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिंधी में एक लफ्ज़ था नानी वेड़ो,
कि ये सब नानी का बेड़ा है, इनकी बका जुड़ने में है। ये बस ऐसे ही थोड़ा सा वोटर्स को बताने के लिए और ये बात बताने के लिए हर जमात और पीपल्स पार्टी ने ऐसे वो किया, वरना सारी बातें इन लोगों की तय हुई हैं और इसमें कोई भी ना आवाम का मुफाद है ना मुल्की मुफाद है। मसला ये है कि जो सीएम पंजाब है वो इनकी कोई बात मान नहीं रही, वहाँ पर इनके गवर्नर साहब की कोई चल नहीं रही। तो ये इक़्तिदार और ओहदों और पावर की जंग है, इसमें कोई ना आवाम का है ना उनको इतना दर्द है कि इस बजट ऐसा बना है और इस बजट में वो इस वजह से वोट नहीं देंगे कि इससे पिसी हुई आवाम और दबेगी। ये बस ऐसे ही है। और उससे पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे कि कुछ बातगर सुन रहे हैं, खजाने में पैसा होगा तो घर चलेगा ना। कोई भी हुकूमत आ जाए ये ना चला सकी। जो आगे अगर नया सेटअप लाने की कोशिश करते हैं तो इस ये लुटा पुटा खजाना, खाली खजाने के साथ कौन मुल्क चलाएगा? खजाने में पैसा ही नहीं है। जो मुल्क के इदारे हैं उनको आप आउटसोर्स करना चाहते हैं। टैक्स नेट में आप किसी को ला नहीं सके, आप अशराफिया की मरात नहीं खत्म कर सकते, आप सब्सिडीज नहीं खत्म कर सकते, आप बाकी चीजें जितना आवाम को निचोड़ना है वो निचोड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि अब वो कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा तो सर, हालात इतने बदतर हो गए हैं। अगर ये सोच रहे हैं ना कि अगर ये बात हमने भी सुनी है कि कोई कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे, कोई 5-6 माह के अंदर होंगे, तो खजाने में जब कुछ है ही नहीं, आप हर इदारे की अबतर हालत देखें तो ये कौन आके मुल्क चलाएगा? अच्छा, आप सायरा बानो साहिबा कहती हैं कि ख़जाना खाली है, लगाएंगे कहाँ से? तो फिर सवाल ये पैदा होता है, ये पंजाब में पैसा किधर से लग रहा है? मरीम नवाज साहिबा लाहौर को खूबसूरत बनाने का प्लान कर रही हैं। एक बल्कि अर्के गुलाब से सड़कें धोई हैं, फ़िनाइल और अर्के गुलाब से गलियों को मुअत्तर किया। ये ईद पे खुद कहा है हमारी वज़ीर इत्तलात हज़बा बुखारी साहिबा ने। उन्होंने कहा सफाई के बाद अर्के गुलाब छिड़का और उसके बाद गुलाब से अपने दिल धो लें, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि 140 अरब 29 करोड़ रीवैम्पिंग के नाम पे बजट की तजवीज़ है, तो वो पैसा किधर से आ रहा है? बस ये तो वही आपने एक अभी पिछले दिन एक लतीफ़ा था ना, कौन सा? चावल होंगे तो खीर होगे, तो ये यूं बनेगी खीर और ये मजे मजे से खाऊंगा। तो उसने कहा सब चीजों में तो तुम्हारे पास क्या है? उसने मतलब ऐसी लतीफा है पंजाबी में कि मैं खीर जो वो थाल में से उंगली से खाते हैं, उसने कहा मेरे पास उंगली है। तो इनके पास बाकी बजट सोचा हुआ है कि ये करेंगे या वो करेंगे। अब तो नहीं, ये निकल आता है ज़ाहिर, जो कर्जा लेंगे और उसमें से सूद अदा करने के बाद बाकी तो बंदर बांट होगी ना। तो देखिए ये तो अभी कहने की बातें हैं, ये कहाँ से आएगा या किस तरह होगा? तालीम में से काटेंगे, तालीम की लोगों को जरूरत है ही नहीं, ये शऊर देना ही नहीं चाहते। सेहत के हालात वैसे ही बुरे हैं, हर कोई बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, वो लोग खाल उतारते हैं। और क्या कह सकती हूँ राना साहब, दिल दुखा हुआ है, कुछ और ऐसे कुछ बोल दूंगी। नहीं, आप ऐसे ना बोलिएगा। आजकल तो बड़ी हद तक इज़्ज़त, अभी तो मैंने उस पर स्टे लिया हुआ है और अभी तो चल रहा है वो स्टे। जब बारी आएगी उस वक्त देखेंगे क्या होगा, लेकिन उस वक्त तक आप बोल सकती हैं जो बोलना चाहें। लेकिन वही जो ज़रा कोई जो सुनना चाहे, इन सब की इज्जत है तो हमारी इज्जत नहीं है। मतलब आम इंसान से जीने का हक लिया तो वो पता नहीं जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। आधी आबादी, हमारी कोई इज्जत नहीं है। मुझे नहीं समझ आती राना साहब, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पर चारों तरफ अफवाहें, और दुख की बात यह कि वो सारी अफवाहें सच्ची भी साबित होती हैं। तो मुझे नहीं किसी पे यकीन, अगर कोई ऐसे बोले तो मुझे नहीं यकीन आता, यकीन नहीं आता। और हैरत की बात यह है कि शायद सबने विटामिन की गोलियां खाई हुई हैं कि उनके अंदर सच बोलने की ताकत आई हुई है। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।